हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, उससे हमें नंबर ऑफ लाइंस का पता चलता है ईएसएस स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ड्रैगो रूल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी होगी और मैग्नेटिक इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, इनएक्टिव न्यूक्लियाई। तो मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनकी न्यूक्लियर स्पिन होती है जो वो नॉट इक्वल टू हाफ, नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब ये हाफ हो सकती है, 1 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो नॉट इक्वल टू 0 होगी तो मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, अगर मैग्नेटिक इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उनकी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो दो रूल्स हैं ड्रैगो के वो देखो वो कैसा होता है। अगर एच है वो अटैच होता है हमारे पास मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई से। इफ H is attached to magnetic active nuclei, then H don't participate in splitting। ठीक है, ये आगे हम एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे, पहले आप इसको देखो। और एक है अगर H अटैच होता है मैग्नेटिक इनएक्टिव न्यूक्लियाई से तो जो हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट करेगा स्प्लिटिंग में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रूल का हम समझते हैं। जो हाइड्रोजन, पहले देखो मेटल लगा हुआ है, उसके साथ कोई भी न्यूक्लियाई लगा हुआ, हमने ए न्यूक्लियाई मान लिया, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब क्या हमारे पास कंडीशन है कि मैग्नेट वो जो न्यूक्लियाई है वो हाइड्रोजन से अटैच है, वो मैग्नेटिक एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ क्या है, ये वाला न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। हम इसको देखेंगे, हमने देखने से हमें पता चला कि ये मैग्नेटिक एक्टिव है। तो हम मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई है तो हमें पता है, कैसे पता चला मैग्नेटिक एक्टिव है कि इसकी न्यूक्लियर स्पिन नॉट इक्वल टू 0 होगी। और मैग्नेटिक एक्टिव है तो जो H है, ये वाला H है जो हाइड्रोजन है जो वो स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर M के साथ H के, ये मेटल है, ये कोई भी एक्टिव न्यूक्लियाई है और ये हाइड्रोजन, अगर ये न्यूक्लियाई वो मैग्नेटिक इनएक्टिव हुआ है, इनएक्टिव मतलब अगर न्यूक्लियर स्पिन इक्वल टू 0 है देन हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा इस केस में। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जांपल है मेरे पास TiH2O का हॉल 6 and 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे टाइटेनियम किस में आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास बनेगा 4s0 and 3d1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 इसको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कैसा है, हमारे पास डायनेमिक JTD है। वैसे इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे JTD का भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो टाइटेनियम, ये 6 ऑक्टाहेड्रल शेप है, मतलब OH2 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 और यहाँ पे भी OH2 लगा देंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो टाइटेनियम है उसकी न्यूक्लियर स्पिन है जो वो कितनी दी हुई है हमें, 3/2। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसकी न्यूक्लियर स्पिन होती है 1/2। ये तो हमें पता होता है, इसके आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें देखना है कि जो हाइड्रोजन वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। अब देखो कैसे देखेंगे, ये मेटल हो गया, ये न्यूक्लियाई होगा और ये हाइड्रोजन होगा। तो कैसे लिखेंगे, टाइटेनियम, ऑक्सीजन और H। अब हमें ये देखना है कि जो हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट करेगा स्प्लिटिंग में या नहीं करेगा। तो जो ऑक्सीजन है हमें पता है कि ये 16, इसका जो ऑक्सीजन है इसका मास नंबर हो गया 16। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक एक्टिव है इनएक्टिव है। इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियर इनएक्टिव न्यूक्लियर होगा, मतलब इसकी न्यूक्लियर स्पिन होगी वो 0 इक्वल होगी और जो हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट करेगा स्प्लिटिंग में। तो कैसे करेंगे स्प्लिटिंग, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला 2ni1 + 1 इंटू में 2ni2 + 1। ठीक है, अब 2 ये आ गया। अब फिर किसके लिए गए, टाइटेनियम के। टाइटेनियम कितना 1 और टाइटेनियम की न्यूक्लियर स्पिन कितनी है 3/2 और प्लस का 1। ठीक है, अब इंटू में 2 इंटू नाइट्रोजन, वो सॉरी हाइड्रोजन कितने यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, 12 लिख देंगे। और न्यूक्लियर स्पिन कितनी है इसकी, हाफ हो गई, तो हाफ + 1। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52। मतलब ESR स्पेक्ट्रा में जो ये वाला कंपाउंड है हमारा ये हमें 52 लाइंस देगा। ठीक है, अब इससे पता चल गया हमें कि हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या था मैग्नेटिक इनएक्टिव न्यूक्लियाई था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर गया। अब हम मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई की, ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 का हो जाएगा, तो 4s0 3d9। इसका हम बनाएंगे, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो इसको छोड़ो। तो क्या होगा, कॉपर NH3 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 एंड NH3। अब हमें दिया हुआ है कि कॉपर की जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कितनी दी हुई है, इन्होंने 3/2 दी हुई है।
नाइट्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन 1 दे रखी है और हाइड्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन हाफ दी है। अब हमें ये देखना है कि जहाँ ये हाइड्रोजन है जो ये पार्टिसिपेट करेंगे स्प्लिटिंग में या नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे देखेंगे, देखो नाइट्रोजन क्या होता है 14। अगर हम 14 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, ये मतलब ये क्या हो गया, मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई हो गया। और जो मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियाई हमने देखा था कि मेटल है उसके कोई भी ए है और उससे हर हाइड्रोजन है, ये अगर मैग्नेटिक एक्टिव है तो हमने देखा था ना कि अगर ये मैग्नेटिक एक्टिव है न्यूक्लियर स्पिन नॉट इक्वल टू 0 होगी तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक एक्टिव है न्यूक्लियर स्पिन नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये वाला हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्प्लिटिंग में। तो अगर हम इसी नंबर ऑफ लाइन्स निकालते हैं जैसे 2n1i1 + 1, 2n2i2 + 1 और 2n3i3 + 1। ठीक है, अब पहले लिखेंगे कॉपर की। कॉपर कितना 1 है, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन कितनी देखें 3/2, इंटू में 3/2 + 1। उससे देखेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितने हैं 4, न्यूक्लियर स्पिन कितनी है 1 + 1। ठीक है, अब किसके देखेंगे हम हाइड्रोजन की। 2 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं 12 इंटू हाफ + 1। अगर आपने ये लिखा है तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की नहीं आएगी। हमने देखा था कि हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको हटा दो। बस जो ये बचा सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे स्प्लिटिंग में और इसका आंसर आएगा 36। तो मतलब हमारे पास 36 लाइन्स आ गई इसकी वजह से। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल है CuH2O का होल 6 and 2 पॉजिटिव। तो Cu यहाँ पे किस में हो गया प्लस Cu + 2 हो गया, मतलब 4s0 and 3d9। तो ये ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पे, तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे देखेंगे, देखो 9 फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास स्टैटिक जेटीडी हो गया। तो स्टैटिक जेटीडी की वजह से क्या होता है इलोंगेशन होगी। तो जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है अगर आप ऐसे बना दोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखेगा, इसकी वजह से क्या होगी इलोंगेशन होगी। तो कॉपर ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे ये इलोंगेट हो जाएंगे और ये वाले बॉन्ड्स होंगे ये शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, OH2 and OH2। अब हम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन है वो क्या है हमारे पास मैग्नेटिक इनएक्टिव न्यूक्लियाई है, तो ये मतलब हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमें कॉपर की न्यूक्लियर स्पिन देखी है 3/2 और हाइड्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन देखिए हाफ। तो कैसे फॉर्म लगेंगे 2n1i1 + 1 2n2i2 + 1। अब रखो 2 इंटू कॉपर कितना 1, न्यूक्लियर स्पिन कितनी 3/2 + 1। अब हाइड्रोजन काउंट करने हमें, तो हाइड्रोजन कौन से काउंट करेंगे, ये सारे हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे हम, यहाँ पे पहले सेम काउंट करेंगे। देखो ये वाला सेम है, देखो ये 4 हाइड्रोजन है जो ये सेम है। ठीक है, तो 2 इंटू कितने हो गए ये 8 इंटू हाफ + 1। और जो ये दोनों हाइड्रोजन है ये अलग हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। ये वाली बॉन्ड लेंथ है जो, और ये है ये 4 बॉन्ड लेंथ अलग है, ये 2 सेम है और ये 4 सेम है। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है अलग काउंट होंगे। तो 2 इंटू ये कितने हो गए 2 to 4 4 इंटू हाफ + 1। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 180 लाइन्स आ जाएंगी ESS स्पेक्ट्रम में। आई होप आपको ड्रैगोस रूल समझ आया हो। ओके, थैंक यू।